हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि 34 सालों के बाद एक मेजर रिफॉर्म्स हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। तो आज हम देखेंगे इसके क्या क्या मेन रिफॉर्म्स हुए हैं एजुकेशन सेक्टर में और इससे हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी कैसे हुआ है हमारे भारत देश में। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहला आया था हमारे देश को आज़ाद होने के बाद 1948 और 49 में। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 और 53 में। और उसके बाद एजुकेशन कमीशन अंडर डॉक्टर DS कोठारी, ये बहुत मेन कमीशन बैठाया गया था। इनकी रिकमेंडेशन को मैक्सिमम रिकमेंडेशन को इनकी मान लिया गया था और इनकी रिकमेंडेशन को थोड़ा बहुत चेंज भी किया गया था 1986 में एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाने के बाद। और उसके बाद 1992 में इसको नरसिम्हा राव सरकार ने फिर से थोड़ा सा चेंज किया कुछ। उसके बाद ये पॉलिसी कंटिन्यू हमारे यहाँ पे चालू है। तो अगर हम देखें तो 1986 के बाद ये मेजर एजुकेशन में रिफॉर्म्स जो हुए हैं ये 34 ईयर्स के बाद हुए हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंसल्टेशन किस किस की ली गई है। नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स, 6,000 ULBs मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ और 676 डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पे अपना जो कंसल्टेशन दिया है। और देख लेते हैं ड्राफ्ट NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की ऑडियो बुक 22 लैंग्वेज में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। ये ड्राफ्ट जो है 2019 में आया था, एक साल पहले आया था। और इसका इम्प्लीमेंटेशन अब केंद्रीय जो कमीशन है जिसकी लीडरशिप हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, उनने इसको अप्रूव कर दिया है। अब देखते हैं एजुकेशनल डायलॉग विद MPs, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, इनके साथ एजुकेशनल डायलॉग हुआ है क्योंकि इनको एजुकेशन व लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा इशू था। तो अब ये रिजॉल्व हो गया है। तो कैबिनेट कमेटी ने, जिसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अब इसको अप्रूव कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन में। तो स्कूल एजुकेशन में सबसे पहला रिफॉर्म ये हुआ है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मतलब स्कूल चालू होने से पहले जब हम प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल बोलते हैं उसको, वहाँ पे हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वहाँ से हमको यूनिवर्सलाइजेशन होगा। मतलब सभी को पूरे के पूरे भारत देश में सभी पेरेंट्स को ये बताया जाएगा कि हमको क्या पढ़ाना है बच्चे को और कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। फिर आगे देखते हैं नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। मतलब कक्षा 1 से लेके, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक गवर्नमेंट का ये टारगेट रहेगा कि जो स्टूडेंट हैं वो फाउंडेशनल लिटरेसी को अचीव कर लें, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरसी को। अब एक और मेजर चेंज किया गया है कि हमारा जो सिस्टम पहले चलता था 10+2 का, 10+2 का मतलब ये होता था कि अपन 10th क्लास तक एक सेम एजुकेशनल सिस्टम फॉलो करते थे जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद जो 11th और 12th हम पढ़ते थे वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर, या तो मैथ्स को, या तो बायोलॉजी की स्ट्रीम को, या तो कॉमर्स की स्ट्रीम को लेकर पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें हम चेंजेस किया गया है। इसमें चेंजेस कैसे कैसे किया गया है। 5+3+3+4 = 15 ईयर्स का कोर्स है। 15 ईयर का कोर्स कैसे कि 0 से 3 ईयर्स तक हम पेरेंट्स को ये बताएंगे कि अर्ली प्री स्कूल्स में और अर्ली स्कूल्स में, मतलब नर्सरी स्कूल जो अपन कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं उसको, वहाँ पे हम क्या पढ़ाई कराना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, वो सिखाया जाएगा पेरेंट्स को। उसके बाद क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक हम उनको इतना पढ़ा देंगे कि वो पढ़ना और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब अक्षरों को पहचानना, और जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ना और समझना आ जाए उनको। ठीक है। और क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक हम उनको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे और सब्जेक्ट का एक्सपोजर कराएंगे। और क्लास 9 से लेके क्लास 12th तक हम जो ये 4 ईयर का प्लान है,
इसमें हम ये मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। पहले अपन क्या होता था कि अपन टेंथ के बाद क्या सब्जेक्ट एक सिलेक्ट कर लेते थे। जैसे कि टेंथ के बाद हम इलेवेंथ में जैसे गए तो हमने फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स मैथ साइंस ले लिया, या फिर हमने कॉमर्स ले लिया, या तो हमने बायोलॉजी ले लिया। अब ऐसा नहीं होगा। अब नए जो नाइन्थ टू ट्वेल्थ होगा, 4 साल का पीरियड होगा, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी। मतलब कि हम फिजिक्स के साथ साथ कॉमर्स और हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसको करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाएगा 21st सेंचुरी में। हमको जिस स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि मैथमेटिक्स की स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए क्लास 6 से एक इंट्रोडक्शन किया गया है कि हम कोडिंग बच्चों को सिखाना स्टार्ट करेंगे। कोडिंग क्यों सिखाएंगे? कोडिंग से इसलिए सिखाएंगे क्योंकि उसमें लॉजिकल जो हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, लॉजिकल एबिलिटी होती है, वो डेवलप हो स्टार्ट हो जाती है। एक रिफॉर्म और किया गया है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस बिटवीन करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले क्या होता था कि स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गिना जाता था। जैसे कि अगर आप कोई क्लास 10th तक पढ़ रहे हैं, साथ में आपने डिबेट में पार्ट ले लिया, या तो आपने डांस में पार्ट ले लिया, या तो आपने कोई भी और करिकुलर एक्टिविटी की, तो उसको एक्स्ट्रा में गिना जाता था। अब ये जो नया रिफॉर्म आया है, इसमें हम इस पॉलिसी को हटा देंगे। ये सभी हमारे करिकुलम का पार्ट होगा। ओके, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब वो जो कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, उनको और अच्छे से पहचाना जाएगा। ठीक है, हमारे जो भी स्कूल्स में, जो भी कॉलेजेस में, जो भी यूनिवर्सिटीज़, स्टेट बोर्ड्स में बहुत ही टॉपर रेटेड स्टूडेंट होंगे, उनको पहचाना जाएगा और उनको एजुकेशन में और आगे बढ़ाया जाएगा। जेंडर इंक्लूशन फंड बनाया गया है। जेंडर इंक्लूशन फंड में मोस्टली हमने लड़कियों के लिए, जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी है। उनके लिए क्या किया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि अभी तक केवल 8th क्लास तक होता था, उसको 12th क्लास तक बढ़ा दिया है, और वहाँ पे और फैसिलिटी भी डेवलप की जाएंगी। और एक चीज़ और है कि रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट। अभी क्या होता है कि अभी जो हमारा कोर्स सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, इतना वास्ट हो जाता है कि हमें खुद ही पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या फिर डिबेट में पार्ट लेना हो गया, या फिर ऐसे राइटिंग हो गया। किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा में ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते आज के स्टूडेंट्स। तो इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, केवल कोर कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई ही की जाएगी, जो कि फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा इस कोर्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने चालू किया है कि वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी क्लास 6 से। कैसी वोकेशनल ट्रेनिंग? 10 दिनों की वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब इसमें ये होगा कि आप किसी लोकल, जो भी हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन, उनके यहाँ पर जाके आप लोकल काम को सीखेंगे। जैसे कि पेंटिंग करना, या फिर कढ़ाई करना, या और भी चीज़ें जो छोटे छोटे हमारे काम होते हैं, जो ताकि हम ग्राउंड की रियलिटी को समझ पाएँ। क्लास 6 से ही हम जो कि छोटे छोटे स्किल्स को हम डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे, और क्लास 12th तक आते आते हमारे पास कुछ ना कोई एक स्किल्स ज़रूर होगा। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। आगे देखते हैं। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE स्कूल टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन और स्कूल टीचर्स के लिए। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम्स का। कैसे कि जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, मतलब लोगों में हाइक होता है, बच्चों में हाइप होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो उसके हाइप को कम करने के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। साल में 2 बार भी कंडक्ट किया जा सकते हैं। और उसमें एक पार्ट और एडिट किया जा सकता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे। एक पेपर 1 में मान लीजिए ऐसा होगा, ये थ्योरी है कि ये मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि पहला पेपर ऑब्जेक्टिव हो, सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो। तो ये रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं ताकि जो हमारे जो स्किल टेस्ट है वो मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम में टेस्ट है वो स्किल बेस्ड हो, नॉलेज बेस्ड हो,
ना कि रट्टू तोता हो। हाँ, ये है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट 5 ग्रेड, मतलब 5वीं से 8वीं तक हम, एटलीस्ट 5वीं तक हम ये ट्राई करेंगे कि हमें कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई कराई जाए 5वीं तक, मदर टंग में या फिर लोकल लैंग्वेज में, या फिर स्टेट की कोई भी लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई कराई जाए। ठीक है। और 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड होगा, मतलब कि जो अभी हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें सिंपली बस ये लिख दिया जाता है कि बच्चा मान लीजिए क्लास में बहुत शैतानी करता है और कुछ मार्क्स लिखे होते हैं। अभी अभी इसको बदल कर ऐसा कर दिया जाएगा कि इसकी 3 कैटेगरी होंगी। सबसे पहला, एक जो स्टूडेंट है वो खुद का असेसमेंट खुद करेगा, जैसे कि हम, मतलब मुझे सेल्फ असेसमेंट होगा। सेकंड होगा उसके टीचर का असेसमेंट, और थर्ड होगा उसके जो साथ में स्टूडेंट है जो उसके क्लास में पढ़ रहे हैं उनका असेसमेंट। तो ये 3 अप्रोच फॉलो किए जाएंगे। फिर हर एक स्टूडेंट को प्रोग्रेस की, उसकी लर्निंग को ट्रैक किया जाएगा कि किसने हर साल कितना ट्रैक किया, और उनके पेरेंट्स के साथ उसको कंसल्ट किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा कि नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है परख। परख का मतलब क्या होता है कि एक असेसमेंट टेस्ट बनाया जाएगा और हर साल कोई ना कोई एक स्किल स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी, ताकि जब वो 12th अपना पास करे तो उसके पास कम से कम एक स्किल कोई ना कोई डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब ये कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि पिछले साल ही 2018 में ही हमारे नीति आयोग ने इसको बनाया था। तो इसमें ये ऑफ़र करेंगे कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ऑफ़र किए जाएंगे, मतलब ये मैंडेटरी नहीं होगा लेकिन ये ऑफ़र किए जाएंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, जो भी टीचर होगा उनका स्टैंडर्ड जो है उसको सेम करने की ट्राई किया जाएगा कि हर ही जगह पे सेम स्टैंडर्ड के टीचर्स ही पढ़ाएं हर एक क्लास में। और बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज़, प्रमोशन के लिए और लाइब्रेरीज़ को डिजिटल किया जाएगा। बुक्स को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनको ज़ोर दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इस पर ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको सेल्फ डिस्क्लोज़र में लाया जाएगा, मतलब हम अपनी ग्रेडिंग खुद सेल्फ स्कूल जो है कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन क्या क्या हुए हैं। 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बाय 2035, इसका मतलब ये होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 50 सीटें हैं, ठीक है, तो हम ये अचीव करने का ट्राई करेंगे कि 50 सीट में 50 के 50 स्टूडेंट्स ही वहाँ पे एनरोल्ड हों। तो अभी हमारे यहाँ पे 25 पॉइंट समथिंग का कुछ GER रेशो चलता है, जो कि इसको 2035 तक 50% करना है। अब मेजर रिफॉर्म सेकंड नंबर पे क्या हुआ है कि होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट लाया जाएगा, मतलब कि सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कैसे? सबसे पहला तो इसमें एक ये होगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट होगा, मतलब अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर ली, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर ली, देखिए मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाँ, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग की ऑनलाइन, तो अगर मैंने कोई भी जीन्स ख़रीद लिया, मान लीजिए एक जीन्स ख़रीद लिया मैंने, तो हमको उस जीन्स को ख़रीदने के बाद हमको हमारे वॉलेट में कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं जो हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम अप्रोच इन्होंने फॉलो किया है कि आप जब भी एक सेमेस्टर को पास करेंगे तो आपके एक वॉलेट में, डिजी लॉकर में कुछ ना कुछ उसके क्रेडिट पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। तो आप मान लीजिए आपने 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर तक पढ़ाई की, उसके बाद आपको किसी कारणवश कॉलेज या फिर पढ़ाई आपको डिसकंटिन्यू करनी है, पर छोड़नी पड़ी पढ़ाई, तो फिर वो आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आप फ्यूचर में भी वापस से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप कभी भी चाहें तो बंद कर सकते हैं कोर्स को, कभी भी चाहें तो
वापस कोर्स में आ सकते हैं। ठीक है। एक प्रोग्राम और होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि 3 साल और 4 साल का होगा, और पीजी प्रोग्राम होगा 1 से 2 साल का। अभी कैसा होता था कि मान लीजिए अभी मुझे अगर मतलब अगर मुझे पीएचडी करनी है मान लीजिए, ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ता था कि 3 साल का पहले तो मैं कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम लेता हूँ या 4 साल का, उसके बाद मैं 2 साल का एमए या एमफिल करता था, फिर 3 साल का या 2 साल का पीएचडी प्रोग्राम करता था। अब ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा कि अगर आपको भविष्य में पढ़ना नहीं है, जॉब करना है, तो केवल आप 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आपको पीएचडी करना है, आगे पढ़ाई करना है, तो आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेंगे। इसमें 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम, 1 साल का एमए, और उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम होगा। ये जो बीच का एमफिल प्रोग्राम होता था उसको हटा दिया गया है। ठीक है। और क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से तो हमने समझ लिया। और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, रिसर्च इंटेंसिव एंड टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। मतलब कि कॉलेजों को सेल्फ असेसमेंट दिया जाएगा कि आप खुद आप डिग्री को ग्रांट करें किसी भी स्टूडेंट्स को। मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेडेड ऑटोनॉमी, मतलब कि अभी आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ग्रेड दिया गया है, जैसे A+, एक ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की और सी कैटेगरी की मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, तो इनको हटाकर आप अपना खुद का ग्रेड दे सकते हैं। और मतलब जैसे हटाकर नहीं, मतलब जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला हुआ है तो उनको ज़्यादा एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल पावर दी जाएगी कंपेरेटिवली बी वाले को। ओके। फेसिंग आउट द एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स, एफिलिएशन सिस्टम को फेज आउट कर दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन मॉनिटरिंग पे नेशनल मिशन डिस्क्राइब के बनाया जाएगा। और इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ को गाइड करेंगे। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी क्या होता है कि दो मेनली रेगुलेटर हैं जो कि इंडिया में काम करते हैं। फर्स्ट है AICTE और एक होता है UGC। अभी दोनों के काम अलग अलग हैं, तो इन दोनों को कंबाइन मर्ज करके एक कर दिया जाएगा। और इन दोनों के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जो कि हर एक फील्ड के, जैसे कॉमर्स का या फिर उसके रूल्स डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी एक ही बना दी जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब अभी क्या होता था कि किसी यूनिवर्सिटी को जैसे कि ग्रेड देना है, जैसे कि A ग्रेड देना है या B ग्रेड देना है किसी यूनिवर्सिटी को, तो अभी क्या होता था कि कुछ समय के बाद इंस्पेक्शन करने जाते थे। तो अभी अब इस सिस्टम को हटाकर अब क्या कर दिया जाएगा कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोज़र करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी डिस्क्लोज़ करने के बाद उसका असेसमेंट किया जाएगा कि वहाँ से कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्या रिसर्च पेपर वहाँ से पब्लिक हो जा रहा है, इस तरीके से उसका असेसमेंट किया जाएगा। फिर कॉमन नॉर्म्स होंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। मतलब कि कॉमन नॉर्म्स होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सरकारी इंस्टीट्यूट्स में कुछ अलग पढ़ाई करा रहे हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप कुछ अलग पढ़ाई करा रहे हैं। और दूसरा है फ़ी फिक्सेशन होगा, मतलब कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि मनमाना चार्ज कर लेते हैं। अब ये सब में कैप लग जाएगी, अब ऐसा नहीं होने वाला। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है जो जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों आ जाती हैं, इसको GDP का 6% करना है जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए। अब आगे और देखते हैं। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। मतलब कि आपने ये सुना होगा कि USA में बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिक होते हैं या फिर उनको फंड बहुत जल्दी मिल जाता है, तो वो क्या वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि एक नेशनल साइंस फंड होता है, NSF होता है, उसके थ्रू वहाँ पे फंडिंग की जाती किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी पब्लिक पेपर को। अपने यहाँ पे भी अब ऐसा ही एक फ़ंड बनाया गया है इसी चीज़ के लिए, ताकि हम जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा दें। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा। मतलब कि हम अपनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं
उसको इंटरनेशनली और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब वोकेशनल टीचर और प्रोफेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन एक ही जगह पे होगा। सेटिंग अप ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन मेड ईजियर, मतलब कि आप और अच्छे तरीके से इसको ईज़ किया जाएगा ताकि आप नए इंस्टीट्यूट और अच्छी क्वालिटी के बिल्ड कर सकें। स्टैंड अलोन HES एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इन्वॉल्व इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब जो अभी स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं किसी एक ही डिसिप्लिन पे हैं, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा उसी बिल्डिंग में। ठीक है। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, MHRD नेम एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहले मानव संसाधन मंत्री कहलाते थे प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं, अब उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रिनोम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखते हैं। और इंडियन नॉलेज सिस्टम को और लैंग्वेज कल्चर एंड वैल्यूज़ को भी प्रमोट किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, मतलब कि हमारे लिटरेचर को, हमारे वोकेबलरी को, इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाएगा। लैंग्वेज फैकल्टीज़ हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटीज़ में लाई जाएंगी। रिसर्च ऑन लैंग्वेज पर रिसर्च अलग से होगी, उसके लिए जो नेशनल एजुकेशन फंड बन रहा है उससे उनको पैसे दिए जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब स्ट्रेंथनिंग की जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूशन की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का जो है बनाया जाएगा हमारे इंडिया में। और कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट और लोक विद्या को बढ़ाया जाएगा हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे। हाँ, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे होगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल प्लानिंग होगी, एजुकेशन की प्लानिंग की जाएगी। टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट किया जाएगा, इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस के लिए भी AI का यूज़ किया जाएगा। इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप, मतलब कि जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए भी एक्सेस इंक्रीज़ किया जाएगा। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, हर एक रीजनल लैंग्वेज में भी हमारे ई कंटेंट बनाएंगे। पहले अभी क्या होता था कि या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में बनाते थे, अब रीजनल लैंग्वेज में भी ई कंटेंट बनाया जाएगा। वर्चुअल लैब्स का जो बनाए जाएंगी, वर्चुअल लैब्स अभी क्या होता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स ही नहीं होती हैं, तो क्या किया जाएगा कि वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी जिससे कि हमें ओरिजिनल लैब का ही व्यू, मतलब जो है लर्निंग प्रोवाइड हो पाएगी। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा और डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को भी डिजिटली इक्विप किया जाएगा। आगे देखते हैं अब आउटकम क्या होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। आउटकम क्या क्या होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन फोरम, मतलब ECCC टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030 अलाइंग विद SDG 4। इसका मतलब क्या होता है कि हमको यूनिवर्सलाइजेशन करना है फ्रॉम अर्ली एजुकेशन सिस्टम से हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन तक है, अलाइंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमारे 2024 तक के लिए बनाए गए थे। ठीक है। अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025, हमको फाउंडेशनल लर्निंग और जो न्यूमेरसी स्किल थ्रू जो प्रोग्राम था इसको हमको 2025 तक अचीव करना है। 100% GER अचीव करना है इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। और जो हमारे स्टूडेंट्स जो कि आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं उनकी संख्या करीब 2 करोड़ है, उनको वापस हमें स्कूल में लेके आना है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। और क्या है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम लाना है 2030 तक। बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन रट्टू तोता नॉलेज। एवरी चाइल्ड विल
कम आउट ऑफ स्कूल अडॉप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, कोई ना कोई एक स्किल जो कि चाइल्ड को 12th के बाद तक सीख के आना है, ये इस पर फोकस किया जाएगा। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, ये सेट किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में सेम ही स्टैंडर्ड्स हो। हाँ, तो ये थी इन कमेटी की कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। इनके चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन, इनका नाम इस कमेटी का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जो चेयरमैन के नाम पर पड़ता है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।